स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस के स्टेट एटलस के इस नए एपिसोड में। मैं हूं सलमान और आज जिस राज्य के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो राज्य है राजस्थान। यानी कि बीते हफ्ते राजस्थान राज्य में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जो कि सुर्खियों में रही, जिनके आधार पर राजस्थान के कुछ ऐसे स्थान जो कि चर्चा में रहे, जो कि मानचित्रों से जोड़ करके आगामी परीक्षा में आप सभी के प्रश्न पत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उनके ऊपर इस एपिसोड के माध्यम से आज हम लोग चर्चा करेंगे। न केवल हम सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे बल्कि उन सवालों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण तथ्य या कोई महत्वपूर्ण सूचना है तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं बीते एपिसोड के अभ्यास प्रश्न के साथ। सवाल पूछा गया था, राजस्थान के रेखा मानचित्र पर विभिन्न पर्यटन स्थलों को ए, बी, सी एवं डी द्वारा दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को उसके सही स्थान पर नहीं दर्शाया गया है? विकल्प था चंद्रमहल, स्वर्णकोठी, 84 खंभों की छतरी और सबसे अंत में था देलवाड़ा के मंदिर। इन चारों विकल्प को इस मानचित्र पर ABCD के माध्यम से दर्शाया गया है और आपको बताना है कि वह कौन सा स्थान या जो विकल्प में दिया गया है इनमें से किसकी स्थिति को इसे मानचित्र पर सही रूप से नहीं प्रदर्शित किया गया है। अगर चंद्रमहल की हम बात करें तो चंद्रमहल जो है राजस्थान के जयपुर में स्थित है। तो अगर इसकी स्थिति को ए से देखें तो ए के स्थान पर अगर हम जयपुर की स्थिति को देखें तो जयपुर कुछ यहां पर इस तरह से स्थित है, त्रिभुजा आकार में कुछ। तो ए से इसकी स्थिति जो प्रदर्शित की गई है वह बिल्कुल सही प्रदर्शित की गई है। वहीं अगर हम बात करें स्वर्णकोठी की तो स्वर्णकोठी जो है टोंक जिले में स्थित है। तो इसकी स्थिति बी से प्रदर्शित की गई है यहां पर। तो बी की स्थिति अगर टोंक की बात करें तो टोंक बिल्कुल जयपुर के दक्षिण में आप देख सकते हैं स्थित है। तो इसकी स्थिति को भी बिल्कुल सही मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है। तीसरे विकल्प की अगर बात करें 84 खंभों की छतरी, यह बूंदी जिले में स्थित है और बूंदी जिले को यहां पर दर्शाया गया है, यानी कि सी के माध्यम से इस विकल्प को इस मानचित्र में दर्शाया गया है। अगर हम बूंदी की स्थिति को देखें तो बूंदी कहां पर है? बिल्कुल टोंक के दक्षिण में है और इसे कुछ बाड़मेर के आसपास दर्शाया गया है, जो कि गलत स्थिति है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, यानी कि जो 84 खंभों की छतरी है यह बूंदी में स्थित है और इसे मानचित्र पर गलत दर्शाया गया है। वहीं देलवाड़ा के मंदिर की अगर हम बात करें तो यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और देलवाड़ा के जो मंदिर है ये मुख्य रूप से जो जैन समुदाय है उनसे संबंधित है, यानी कि जैन तीर्थों के रूप में ये प्रसिद्ध है। तो इसकी स्थिति को यहां पर डी से दर्शाया गया है। अगर हम इसको देखें डी से तो सिरोही की स्थिति यहां पर आप देख सकते हैं, यानी कि इसकी स्थिति को भी मानचित्र पर बिल्कुल सही रूप से दर्शाया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। इसकी पुष्टि मानचित्र से भी हमने कर ली। तो ऐसे विद्यार्थी या ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने इसका उत्तर सी दिया था उनका उत्तर सही था, और ऐसे विद्यार्थी जो कि हमारे एपिसोड से नए जुड़ रहे हैं या पहली बार हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आगे जा करके वो जो हमारे पिछले एपिसोड हैं उनको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में राजस्थान स्टेट एटलस के नाम से जो भी एपिसोड है उसको देख करके किस तरह से मानचित्रों से जोड़ करके सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसका आकलन कर सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और साथ ही हमारे आगे आने वाले जो भी प्रोग्राम है जो कि RPSC से संबंधित है, चाहे वो स्टेट एटलस हो या करंट अपडेट के प्रोग्राम हो, उसको देखते रहें। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि आगामी परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे सारे प्रोग्राम यानी कि दृष्टि संस्थान की ओर से राजस्थान के लिए जो भी प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं या आप सभी तक पहुंचाए जा रहे हैं वो आगामी परीक्षा में निस्संदेह ही आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड की पहली खबर क्या है और क्या सवाल आप सभी के लिए बनाया गया है। खबर है प्रतापगढ़ में मीजल्स रूबेला उन्मूलन अभियान हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन। मीजल्स रूबेला एक बीमारी है जिसे हम सामान्य शब्दों में जर्मन खसरा भी कहते हैं। यह खास तौर से एक वायरस जनित बीमारी है और यह एक संक्रामक बीमारी है, यानी कि एक लोग से दूसरे लोग में यह फैलती हुई जाती है, संचरित होती जाती है और यह एक वायरस के द्वारा होती। कौन सा वायरस? रूबेला वायरस। तो इसके लिए यानी इसके उन्मूलन के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स जो है उसका बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें विचार विमर्श किया गया है कि इस बीमारी से किस तरह से निजात पाया जा सके। खासकर यह जो बीमारी होती है
यह बच्चों में होती है और इसके प्रमुख लक्षणों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले माथे पर लाल चकत्ते या लाल दाने बन जाते हैं, जिसमें कि खुजली और जलन भी होती है, और यह धीरे धीरे पूरे शरीर को अपने चपेट में ले लेती है, जिससे कि बच्चे की डेथ भी हो जाती है, संक्रामक रूप जब धारण कर लेती है यह बीमारी। तो इसी के उन्मूलन से संबंधित टास्क फोर्स की बैठक का गठन किया गया है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ सिंचाई परियोजनाएं दी हुई है, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए हुए हैं, भीमसागर, बिलास, पांचना, जाखम। उनके समक्ष जो स्थान दिए हुए झालावाड़, बारा, करौली और उदयपुर। तो भीमसागर सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये झालावाड़ में है, वहीं बिलास की अगर बात करें तो ये बारा में, और पांचना की स्थिति को अगर हम देखें तो ये राजस्थान के करौली जिले में है। वहीं जाखम की अगर हम बात करें तो ये उदयपुर में ना होकर के बल्कि प्रतापगढ़ में स्थित है। राजस्थान का जो प्रतापगढ़ जिला है वहां पर यह परियोजना स्थित है। अगर एग्जैक्ट बात करें तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जो मार्ग है वहीं पर इसकी स्थिति है, और यही वो जिले हैं जो कि इससे लाभान्वित होते हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि जाखम उदयपुर के समक्ष जो दिया हुआ यह सुमेलित नहीं है, बल्कि इसकी जगह पे प्रतापगढ़ होना चाहिए था। तो इस प्रतापगढ़ की स्थिति को अगर हम देखें मानचित्र पर, प्रतापगढ़ यहां पर स्थित है। वहीं चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें तो इसके उत्तर में चित्तौड़गढ़ आप सभी यहां पर देख सकते हैं। तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य जो मार्ग है वहीं पर इसकी स्थिति है। थोड़ा सा और अगर हम इसको बड़ा करके देखें गूगल मानचित्र के माध्यम से, तो आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि यह प्रतापगढ़ जिला है, और यहां पर आप देखें जैसे कि यह जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है यह जाखम नदी है, और इसी नदी पर यह परियोजना निर्मित है। और यहां से अगर देखें तो बांसवाड़ा से माही नदी जो है राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है, और इसी माही नदी से सोम और जाखम नदियां आकर मिलती है। तो ये सोम नदी है ये वाली, और ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ये जो है जाखम नदी है। ये वाली नदी जो है सोम नदी है, और ये माही नदी जो कि मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है, मध्य प्रदेश के धार जिले से, और राजस्थान में प्रवेश होकर के उल्टे यू के आकार की आकृति बनाते हुए कुछ इस तरह से राज्य से बाहर भी निकल जाती है। तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि जाखम नदी पर जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुकुंदरा से गागरोन में पहुंचा पैंथर, लोगों में खौफ का माहौल। आप सभी को पता है कि राजस्थान राज्य में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व हिल स्थित है। वहां से एक पैंथर जो है गागरोन नामक स्थान पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से जो भी वहां पर रिहायशी इलाके हैं, जो भी आबादी वाले इलाके हैं, वहां के लोगों में खौफ का माहौल है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, राज्य के अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है? सवाना, सदाबहार, स्टेपी, या सबसे अंत में है ए और बी, यानी सवाना और सदाबहार दोनों। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान के मानचित्र पर, या हम ये बात कहें कि राजस्थान जो प्रदेश है उसको कितने भौगोलिक या कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, और उन जलवायु प्रदेशों में जो विकल्प दिया हुआ है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं और यहाँ पर क्या खासियत है, जिसकी वजह से हम यह पता कर सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार की वनस्पति इन क्षेत्रों में या इस क्षेत्र में पाई जाएगी। तो अगर हम बात करें अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की, तो इसको अगर हम मानचित्र पर देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉयलेट कलर से प्रदर्शित किया गया है। कुछ पोर्शन यहाँ पर भी है जिसमें कि थोड़ा सा उदयपुर, थोड़ा सा सिरोही और थोड़ा सा पोर्शन जो है डूंगरपुर का भी है। वहीं यहाँ पर अगर हम देखें तो बांसवाड़ा का कुछ पोर्शन है, लगभग बांसवाड़ा का पूरा ही है। थोड़ा सा प्रतापगढ़ का भी हिस्सा इसके अंतर्गत शामिल है। वहीं अगर मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर देखें तो झालावाड़ पूरा का पूरा इसके अंतर्गत आता है। बारा जिला भी पूरा इसके अंतर्गत शामिल है। वहीं कोटा जिला भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये वो जगहें रही जो कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। और यहाँ पर अगर हम तापमान की बात करें तो 80 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा इन क्षेत्रों में प्राप्त होती है। तापमान की बात करें तो लगभग 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड। और वनस्पति यहाँ पर जो पाई जाती है सवाना और सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है, यानी कि ए और बी, सवाना और सदाबहार दोनों ही प्रकार की वनस्पति अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में
पाई जाती है। तो प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को मिल गया, लेकिन आप सभी को एक होमवर्क करना है। होमवर्क के रूप में आपको यह बताना है कि सदाबहार और जो सवाना वनस्पतियां होती है इनकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती है। इसके अलावा विश्व में वह कौन सा स्थान है जहां पर यह वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है। यदि आप पूरे संपूर्ण विश्व के वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे तो सदाबहार और सवाना वृक्षों के बारे में आप लोग बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, और उसी के बारे में उनकी क्या विशेषताएं हैं, किन क्षेत्रों में विश्व के पाए जाते हैं, आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। यह आप सभी का होमवर्क है। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। खबर है एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत जैसलमेर में शक्ति दिवस का आयोजन। अब एनीमिया क्या है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मुख्य रूप से मनुष्य के अंदर खून की कमी हो जाती है। खासकर यह बीमारी महिलाओं में देखी जाती है, और महिलाओं में भी ऐसी महिलाएं जिन्होंने नवजात शिशुओं को जन्म दिया है या अभी उन्होंने गर्भ धारण कर रखा है। तो महिलाओं में, बच्चों में या अन्य जो भी व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनको कैसे एनीमिया मुक्त बनाया जाए, न केवल मनुष्यों के बारे में बल्कि संपूर्ण राजस्थान को एनीमिया से कैसे मुक्त किया जाए, या इसके लिए क्या जागरूकता लोगों में होनी चाहिए, लोगों को किन किन चीजों से अवगत होना चाहिए, किस तरह से इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है, इन सभी चीजों के लिए जागरूक करने के लिए जैसलमेर में शक्ति दिवस का आयोजन किया गया है। तो सवाल बनाया गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर जिलों का सही क्रम है। यहां पर पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ रहा है। 4 जिले दिए हुए, कौन कौन से, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, और इन्हीं जिलों को अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करके 4 विकल्प के रूप में आपको दिया गया है, और आपको बताना है कि पश्चिम से पूर्व क्या सही व्यवस्थित क्रम है। तो इसको मानचित्र पर देखते हैं। यहां से अगर हम देखें तो जैसलमेर जो है राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। जैसलमेर हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। जोधपुर की स्थिति अगर हम देखें तो जोधपुर यहां से शुरू हो रहा है। बाड़मेर को अगर हम देखें तो बाड़मेर यहां से शुरू हो रहा है, और इसके बाद दिया हुआ है जालौर। तो जालौर की स्थिति ये रही। तो यहां से आप सभी देख सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्या सही क्रम होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा जैसलमेर, और अगर हम देखें बाड़मेर और जोधपुर में तो दूसरे स्थान पर बाड़मेर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर जोधपुर, और चौथे स्थान पर जालौर। तो सही क्रम हो जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर। तो जैसलमेर, जोधपुर गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरे स्थान पर बाड़मेर होगा। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर। तो डी वाला विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर यही क्रम जो है बिल्कुल सही व्यवस्थित है। चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न से पहले खबर पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से यह सवाल बनाया गया है। भरतपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द खुलेंगे 30-30 विद्यालय। यह खबर भरतपुर से है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय बजट भी आ चुका है और राज्यों का भी बजट आ ही रहा है। तो इसी के मद्देनजर अभी भरतपुर जिले के लिए जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 30-30 विद्यालयों खोले जाने की बात कही गई है। और इसके अंतर्गत कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं कि जो कि हिंदी माध्यम से कार्यरत हैं, लेकिन उनको अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने की भी बात राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, दिए गए कथनों पर विचार करें। NH11 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 11 राज्य में अलवर जिले से प्रवेश करता है। इस मार्ग का नया नंबर अब NH21, 52 एवं 11 है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 21, 52 और 11 के रूप में अब इसे जाना जाता है। और पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 की अगर हम बात करें तो इसको मानचित्र पर अगर हम सबसे पहले देखें तो यहां से आप देख सकते हैं कि यह आगरा से शुरू हो रहा है और यह कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। यहां पर आप देखें तो ये जयपुर, इसके बाद फिर ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ता हुआ आप यहां पर देख सकते हैं ये बीकानेर तक चला जाता है। तो यहां से आप देखें अब ये कहां पर राज्य में प्रवेश करता है। तो अगर इस स्थिति को हम देखें, थोड़ा सा हम और इसको बड़ा करके देखें, दूसरे मानचित्र पर देखें, यहां पर आप देख सकते हैं कि 21 दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसे अब 21 और 11 और साथ ही साथ 52 के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर अगर इस मानचित्र में हम देखें तो 21 दिख रहा है,
और यहाँ से ये प्रवेश कर रहा, तो यह जो जिला है यह भरतपुर जिला है। और फिर यहाँ से आगे बढ़ता हुआ दौसा, दौसा के बाद जयपुर, और फिर जयपुर से होते हुए ये सीकर, और फिर ये आगे बढ़ जाता है बीकानेर तक। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 52 भी है, तो 52 भी अब इसी के अंतर्गत जुड़ जाता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये आगे बढ़ता हुआ जयपुर से होता हुआ टोंक, बूंदी करके इस तरह से झालावाड़ होते हुए जो राष्ट्रीय राजमार्ग 52 है वो राज्य से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 52, 21, 11 तो है ही है यहाँ पर, तो ये भरतपुर से प्रवेश करता है। तो अलवर जो दिया हुआ ये गलत हो जाएगा, और इसका जो नंबर अब है 21, 52, 11 यह सही है। तो इस तरह से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, यानी कि केवल 2। अगली खबर है डूंगरपुर में मनाया गया वार्षिकोत्सव बसंत 2023। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी जो मौसम चल रहा है वो बसंत ऋतु का ही मौसम चल रहा है, और इसी के अंतर्गत डूंगरपुर में वार्षिकोत्सव मनाया गया है बसंत 2023, जिसके अंतर्गत बसंत ऋतु से संबंधित जो भी विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, जिसमें लोकगीत, लोक नृत्य का परफॉर्मेंस दिया गया है। तो इसकी वजह से जो सवाल बनाया गया है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य भाग को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? विकल्प है कांठल, छप्पन, मेवल या ढूंढाड़। दरअसल डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसके मध्य भाग की अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम देखें ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो माही, सोम, जाखम नदियां आकर के मिलती हैं, एक त्रिवेणी संगम स्थान का निर्माण भी यहाँ पर करती है। तो इसके मध्य के भाग को हम मेवल या देवलिया कहते हैं, मेवल या देवलिया। तो प्रश्न का सही उत्तर सी वाला हो जाएगा। लेकिन जो अन्य विकल्प है कांठल, छप्पन या ढूंढाड़, तो इन्हें भी किसी क्षेत्र में जाना जाता है स्थानीय भाषा में, यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र है राजस्थान राज्य का, कोई ऐसा जिला है जिसे कि छप्पन, कांठल और ढूंढाड़ स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो वह कौन से स्थान है, या कांठल, छप्पन, ढूंढाड़ किस क्षेत्र से, किस जिले से संबंधित है, इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। खबर है राजगढ़ में करीब 3000 लोगों ने नशा मुक्ति का लिया संकल्प। राजस्थान के अजमेर जिले में नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, और उसी अभियान के तहत राजगढ़ में तकरीबन 3000 लोगों ने एक साथ नशा मुक्ति का संकल्प लिया है, जो कि अपने आप में काफी अचंभित करने वाली, और खासकर अगर बात करें इस अभियान के तहत तो काफी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि यह अभियान एक तरह से सफलता की ओर बढ़ रहा है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, लूनी नदी से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह अरावली रेंज के माउंट आबू के करीब से उद्गमित होती है। बांडी एवं सुकड़ी लूनी की सहायक नदियां हैं। पूछा है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। यहां पर बात लूनी नदी के संदर्भ में हो रही है, और इसके उद्गम स्थान की अगर हम बात करें तो लूनी नदी जो है अजमेर में स्थित नाग पहाड़ियां हैं, और वहीं से इसका उद्गम माना जाता है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? माउंट आबू। माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में है। तो सिरोही जिला जो है अजमेर से काफी दूर है, तो इसका उद्गम यहां से ना होकर के बल्कि अजमेर स्थित नाग पहाड़ियों से होता है। तो लिहाजा पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, बांडी एवं सुकड़ी। तो इसको अगर हम मानचित्र पर देखें तो यहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बांडी, सुकड़ी, सुकड़ी 1, सुकड़ी 2 भी है। तो इसकी सहायक नदियां हैं, ये जो आप देख रहे हैं नाग की पहाड़ियों से उद्गमित होती है, कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये आगे गुजरात के कच्छ के रण में चली जाती है। तो इससे संबंधित जो अन्य सहायक नदियां हैं उसमें मुख्य रूप से जोजड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी, सागी इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। ये आप सभी यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और ये इसका मार्ग है, कुछ इस तरह से ये अजमेर से उद्गमित होती है, फिर नागौर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर आदि होते हुए ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाती है और गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा अगर हम बात करें तो, यानी कि जो दूसरा कथन है बांडी और सुकड़ी इसकी सहायक नदियां, यह बिल्कुल सही है। जबकि पहला कथन जो कि
दिया हुआ है अरावली रेंज के माउंट आबू से उद्गमित होती है, तो यह गलत है। तो लिहाजा प्रश्न का सही उत्तर केवल 2 हो जाएगा, यानी कि दूसरा कथन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक खबर है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरपीएससी की तिथियां जो है बहुत ही नजदीक आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी प्रीलिम्स की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, उसके लिए पाठ्यक्रम दृष्टि संस्थान की ओर से ऑनलाइन मोड पर दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से शुरू कर दी गई है। और कक्षाओं की क्या विशेषताएं हैं, क्या सुविधाएं आप सभी को दी जाएंगी, आप सभी यहां पर देख सकते हैं। लेकिन यदि आपकी कोई क्वेरी है या इससे जुड़ी हो या कोई अन्य क्वेरी आप लोग चाहते हैं, कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दृष्टि संस्थान के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बात रही सूचना की। और आइए अब देखते हैं अगला सवाल क्या बनाया गया है। सवाल से पहले खबर को देख लेते हैं। सुजानगढ़ में वकीलों ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। सुजानगढ़ जो है चुरू जिले में स्थित एक स्थान है और यहां पर अधिवक्ताओं यानी वकीलों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया है। अभी हाल ही में एक अधिवक्ता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे राजस्थान में जो अधिवक्ता संघ है उसने एक तरह से अनशन की शुरुआत कर दी है और एक आंदोलन के रूप में यह अनशन उनका बढ़ता जा रहा है। और उनकी मांग यह है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राज्य में लागू किया जाए। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, दिए गए कथनों पर विचार करें। बांगर प्रदेश में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। मेघा एवं रूपनगढ़ यहाँ की प्रमुख अंतः प्रवाहित धाराएं हैं। पूछा है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि बांगर प्रदेश राजस्थान का कौन सा है और इस प्रदेश के अंतर्गत आने वाले वह जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन से जिले आएंगे। अगर हम बांगर प्रदेश की बात करें तो यह वाला जो क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से चुरू, झुंझुनू, सीकर इत्यादि जिले शामिल है, यह बांगर प्रदेश कहलाता है। और इसके नीचे जो आने वाला क्षेत्र है इसे हम गोडवार प्रदेश या लूनी बेसिन का क्षेत्र कहते हैं। और यह जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र आप सभी देख रहे हैं यह अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर हम बात करें राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश में बांटा गया है तो उसमें यह अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। लेकिन अगर बांगर की हम बात करें तो इसमें चुरू, सीकर, झुंझुनू मुख्य रूप से शामिल हैं। और इन जिलों में अगर हम देखें या इनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इन इलाकों में या इन क्षेत्रों में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि कुछ छोटी छोटी सी अंतः प्रवाहित धाराएं हैं जो यहाँ पर देखी जा सकती है। यानी कि ऐसी धाराएं जो कि इन्हीं क्षेत्रों में निकलती है और यहीं पर यह विलीन हो जाती है, ना कि किसी बड़ी नदी में जाकर के ये विलीन होती है। तो इसी के अंतर्गत जो मेघा और रूपनगढ़ है वो यहाँ की छोटी छोटी अंतः प्रवाहित धाराएं हैं। यह कथन बिल्कुल सही हो जाता है। तो लिहाजा यहाँ से जो दूसरा कथन है यह तो सही है ही है। साथ ही साथ बांगर प्रदेश के अंतर्गत कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों। थोड़ा सा इसको एक दूसरे मानचित्र पर देखें तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं यह वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है यह पूरा अर्ध शुष्क संक्रामक प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। वहीं पर यहाँ पर आप देख रहे हैं शेखावटी प्रदेश, तो यह पूरा पूरा शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत भी शामिल है। और इसमें जो मुख्य रूप से सीकर झुंझुनू वाला इलाका है यह बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। सीकर, झुंझुनू, चरू मुख्य रूप से इसके अंतर्गत शामिल है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। चलिए अगली खबर को देखते हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उदयपुर में सेव अ लाइफ अभियान की शुरुआत। उदयपुर में अभी हाल फिलहाल में जो भी सड़क दुर्घटनाएं हैं उनमें बढ़ोतरी देखी गई है और इन दुर्घटनाओं की वजह से जो मृत्यु की संख्या है या उनकी प्रतिशतता में भी वृद्धि देखी गई है। और इसी के मद्देनजर जो भी प्रशासन है वहां पर उसने इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेव अ लाइफ अभियान की शुरुआत की है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर पठारों का सही क्रम है भोमट, भोराट, मेसा, लसाड़िया, ये 4 पठार है। इनको अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करके 4 विकल्पों के रूप में यहां पर दिया गया है और आपको पश्चिम से पूर्व की ओर सही व्यवस्थित क्रम जो भी है आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इनकी क्या स्थिति है मानचित्र पर। मानचित्र पर अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार की जो भी स्थलाकृतियां यहाँ पर है प्रदेश में, चाहे वो पठार हो, चाहे वो पहाड़ी हो, या जो भी चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन जो विकल्प दिया गया है या जो हमारा प्रश्न है
वह पठारों से संबंधित है, तो हम यहाँ पर पठारों की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भोमट का पठार यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। तो सबसे पश्चिम की ओर अगर हम देखेंगे तो इसकी स्थिति जो है भोमट के पठार से शुरू होती है। ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो हमें पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले शुरुआत हो जाती है भोमट के पठार की। उसके बाद आप यहां पर देखें तो भोराट का पठार है। उसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो ये देख सकते हैं ये है लसाड़िया का पठार, और सबसे अंत में आप देखें तो मेसा का पठार है। तो सबसे पहले हो जाएगा भोमट का पठार। तो भोमट का पठार दोही है, यहां पर आप देखें तो दोही से शुरुआत है। भोमट के बाद भोराट की पठार, तो यहां पर भी भोमट या भोराट, भोमट भोराट। इसके बाद लसाड़िया के पठार की स्थिति है। अगर यहां पर देखें हम ध्यान से तो लसाड़िया के पठार की स्थिति कुछ यहां पर है, और फिर मेसा के पठार की स्थिति है। हालांकि देखने से ऐसा लगता है कि ये लगभग एक ही स्थान पर, मतलब अगर बात करें उत्तर दक्षिण की दिशा में तो स्थित है, लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें, अगर हम इसको अक्षांशी और देशांतरी विस्तार पर देखेंगे तो लसाड़िया के पठार जो है उसकी स्थिति को हम मेसा के पठार की स्थिति की तुलना में थोड़ा पश्चिम में देखेंगे। तो हमें पश्चिम से पूर्व की ओर ही बताना है। तो लसाड़िया का जो पठार हो जाएगा वो अगला क्रम हो जाएगा, और सबसे अंत में मेसा का पठार हो जाएगा। तो जो डी वाला विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को देखने से पहले एक बार खबर को देख लेते हैं। राजसमंद जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने दस्तक दे दी है। यह खबर राजसमंद जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो यहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर है यह काफी घातक हो जाता है। जो यहाँ पर सूकर है उनमें जानलेवा बन जाता है ये। और अभी राजसमंद जिले की बात करें तो करीब 80 सूकरों की मृत्यु भी हो गई है, और इसकी पुष्टि भी वहां के चिकित्सा विभाग के द्वारा कर दी गई है कि जिन सूकरों की मृत्यु हुई है उनकी मृत्यु अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से हुई है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, दिए गए कथनों पर विचार करें। बनास नदी का उद्गम उदयपुर स्थित खामनेर की पहाड़ियों से होता है। यह रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? पढ़िए और पढ़ करके कमेंट सेक्शन में अपने सही उत्तर को दर्ज कर दीजिए। हमें उम्मीद है कि आज के एपिसोड के माध्यम से जिन प्रश्नों और उन प्रश्नों से संबंधित जिन स्थानों और जिन सूचनाओं और तथ्यों को आप सभी तक पहुंचाया गया वो आपके प्रश्न पत्र के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में सादर आमंत्रित है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।